नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम एस अकेडमी में। इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे ताम्रपाषाण युग। ताम्रपाषाण समुदाय वो समुदाय है जो 3000 से 2000 ईसा पूर्व के आसपास के क्षेत्रों में निवास कर रहा है। मतलब ये वो समुदाय है जो आपका हड़प्पा से पहले का भी समुदाय है, हड़प्पा के साथ का भी समुदाय है और हड़प्पा के बाद का भी समुदाय है। हम ये समझना चाह रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से कि कैसे ग्रामीण सभ्यताओं का विस्तार हुआ भारत में और ये सभ्यताएं हड़प्पा के साथ-साथ हड़प्पा के पहले और हड़प्पा के बाद भी किस तरह अपने अस्तित्व में बनी रही। हम इस वीडियो में इस बात को समझना चाहेंगे। हम ये देखते हैं, जो नौपाषाण स्तर है, वो कश्मीर की घाटी में हमको बहुत सारे मिल रहे हैं, श्रीनगर के आसपास हमको बहुत मिल रहे हैं और उसमें भी हम देखेंगे कि वो बारामूला और अनंतनाग है, इसके बीच हमको बहुत सारे स्थल देखने को मिल रहे हैं। कश्मीर की घाटी में हमको नौपाषाण काल के बहुत सारे स्थल मिल रहे हैं। इन स्थलों में भी अगर हम देखें तो आपको कुरजूम, गुफकराल, त्रिपरीगोम, देवी उदर, कुचलीबाग इस तरह से हमको बहुत सारे स्थल मिल रहे हैं कहाँ पे? कश्मीर वाली क्षेत्र में। उसके अलावा हम देखेंगे कि तो मध्य भारत में भी हमको बहुत सारे स्थल मिलेंगे। फिर हम देखेंगे कि दक्षिण भारत में भी हमको बहुत सारे कश्मीर घाटी में ये सारे स्थल हमको मिल रहे हैं। झील की तली में इन स्थलों को क्या कह रहे हैं? करेवा स्थल कहते हैं। आप इतिहास में ये भी देखेंगे कि कुछ स्थलों को एक समुदाय में इकट्ठा कर लिया जाएगा और उसके ओरिजिन से जोड़ के उसको देखा जाएगा। जैसे आप इतिहास में देखेंगे, आपको एक शब्द आगे मिलेगा आहार संस्कृति, है ना? तो आहार नामक स्थान से स्टार्ट हुई ये कल्चर और जितने क्षेत्र में इस कल्चर को अपनाया जाएगा, उसको क्या कहेंगे? आहार संस्कृति का भाग। उसी तरह आप देखेंगे कि झील की तली में स्थित इन सारे स्थलों को क्या कहा जाएगा? करेवा स्थल। हम 1-2 स्थानों को जो सबसे इम्पोर्टेंट है, उनको डिटेल में देख लेते हैं। इनमें आप देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट एक स्थान है बुर्ज। बुर्ज मैंने बार-बार आपसे कहा कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बुर्ज एक तो कहाँ है? ये श्रीनगर से 16 किलोमीटर उत्तर-पूर्व में झेलम नदी के मैदान में स्थित है। बुर्ज कहाँ स्थित है? झेलम नदी के मैदान में। बुर्ज की खोज जो की थी वो 1935 में डी डेरा और पीटरसन के द्वारा इस स्थान को खोजा गया था। हमको बुर्ज से जो 4 पुरातात्विक स्तर विन्यास मिलते हैं, मतलब 4 लेयर्स मिलती हैं बुर्ज। जो उसकी पहली 2 लेयर्स है, जो ऊपर की 2 लेयर है, वो हमको कहाँ से मिलती है? नवपाषाण काल की। जो हमको तीसरी लेयर है, वो किस काल की मिलती है? वो महापाषाण काल की। और जो चौथी लेयर है, वो हमको कब मिलती है? ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल मतलब जिसका साक्ष्य नहीं है। उसके बाद आता है आपका महापाषाण काल, उसके बाद आपका नवपाषाण काल। तो ये 2 लेयर कहाँ की मिल रही है? नवपाषाण काल की। ये लेयर कहाँ मिल रही है? महापाषाण काल की और ये ऐतिहासिक काल की लेयर हमको मिल रही है। तो हमको बुर्ज से 4 लेवल में सभ्यता देखने को मिलती है। ये बुर्ज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक ये सभ्यता लगातार बनी रही। उसके अलावा जो बुर्ज की सबसे खास बात है वो यहाँ के गर्तावास है। ज़मीन के अंदर घर बना के जो लोग रहते थे, उनके विषय में यहाँ बात की जा रही है। अब इन गर्तावासों में भी एक लंबी चर्चा है कि ये गर्तावास क्या साल भर रहने के लिए इस्तेमाल किया जाता था? या सामान रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था? या कुछ समय तक लोग इसमें रहते थे? ये अलग-अलग डिबेट है। लेकिन गर्तावास हमको मिले हैं, ये बात हम जान लेते हैं यहाँ पे। बुर्ज एक लंबी सभ्यता, कई कालों की सभ्यता, कई युगों की सभ्यता और उसके बाद यहाँ पे गर्तावास मिल रहे हैं। दूसरे हम मिलेंगे जो यहाँ के मृदभांड, वो हाथ से बनाए गए मृदभांड हमको मिलेंगे। और यहाँ के मृदभांडों की एक खास बात आप देखेंगे कि यहाँ के मृदभांड कहीं न कहीं आपको सिंधु घाटी सभ्यता से भी कनेक्टेड मिलेंगे। क्योंकि इस काल के जो मृदभांड हैं, उनपे सींग वाले देवता का आपको एक चित्र मिलेगा। और सींग वाला देवता आपको कहाँ मिलेगा? जो कोटदीजी है, वो प्रारंभिक हड़प्पा स्थल है। वहाँ के लोगों में ये बहुत फेमस था। उटदीजी का संपर्क किससे था? बुर्ज से। तो माना ये जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का भी संपर्क बुर्ज से ज़रूर रहा होगा। तो आप देखिए एक बहुत पुराने टाइम की चली आ रही हड़प्पा सभ्यता के काल में भी बनी हुई है। यहाँ पे क्या हो रहा है, कई बार शवों के साथ जंगली पशुओं को भी दफनाया जा रहा है। मतलब आप देखेंगे कुत्ते को मालिक के साथ यहाँ दफनाने का आपको साक्ष्य मिला था। तो परलोकवाद का भी सिद्धांत यहाँ है। आखेट और मछली पकड़कर अपना जीवन जीने वाले लोग हैं। एग्रीकल्चर नहीं कर रहे हैं। आप यहाँ ध्यान रखेंगे, यहाँ एग्रीकल्चर का साक्ष्य आपको नहीं मिलेगा। तो जो ये तर्क दिया जा रहा था कि बुर्जहोम के लोग गर्तावास में कृषि उत्पाद रखेंगे, जब इस तर्क को काटना होगा तो हम यही रेफरेंस इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि यहाँ तो एग्रीकल्चर हो ही नहीं रही थी और जब एग्रीकल्चर नहीं हो रही थी, तो इतना बड़ा इनके पास एक्सेस नहीं होगा फूड का कि वो स्टोर करें, इस स्तर तक स्टोर करें। वो तो अलग डिबेट का मुद्दा है फिलहाल। तो बुर्जहोम के बारे में जो हम समझ पा रहे हैं कि एक बहुत लंबी सभ्यता, कई चरणों की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता से जिसका संपर्क और परलोकवाद का सिद्धांत भी कहीं न कहीं बुर्जहोम में बना हुआ है। एक दूसरा क्षेत्र हम देख लेते हैं जिसको कहते हैं गुफकराल। गुफकराल के विषय में क्या है? ये भी श्रीनगर के 41 किलोमीटर दक्षिण में है और ये क्या है? एक नौपाषाण केंद्र है।
यहाँ भी क्या मिल रहे हैं आपको? गर्तावास मिल रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको क्या मिल रही है? पत्थर की क्या मिल रही है? चक्की मिल रही है। पत्थर की चक्की मिल रही है। इससे अनुमान लगाएँगे कि क्या इस चक्की का उपयोग अनाज पीसने के लिए किया जा रहा है या किसी और कार्य के लिए किया जा रहा है? हमको यहाँ से एक तिराग और छिद्र वाली सुई मिली है। इसका जो कालखंड 1 है या उप कालखंड 1 है, यहाँ से हमको मृदभांड भी मिल रहे हैं। गर्तावास से क्या मिला है? चूना मिला है, फर्श भी मिला है। अब देखिए यहाँ गर्तावास में भी क्या एडवांसमेंट हो रहा है, इसकी दीवालों पे चूना मिला है और इसकी फर्श भी मिला है। मतलब गर्तावास को भी इस स्तर का बनाया जा रहा है कि उसपे रिसाव ना हो, देखने में अच्छा हो। फर्श भी बनाई जा रही है कि नीचे से रिसाव ना हो। मतलब लोग अपने आवास को अब एक अलग लेवल पे लेके जा रहे हैं। ये परिवर्तन को कहाँ देखने को मिल रहा है? कराल में देख उस कराल में देखने को मिल रहा है। बुर्ज में आप देखेंगे आपको गर्तावास मिल रहे हैं, लेकिन फर्श नहीं मिल रही है। उपकराल में आपको क्या हो गया? गर्तावास भी मिलेगा, साथ-साथ उसमें फर्श और चूना भी मिलेगा। अब देखिए यहाँ के जो पत्थर हैं और टेराकोटा पर बड़ी-बड़ी छेदों वाली तकलीफ के मिलने से यह अनुमान लगाया गया है कि ऊनी कपड़ों की बुनाई शुरू हो गई है। मतलब तकली के मिलने से आप क्या अनुमान लगा रहे हैं कि हो सकता है जो इस क्षेत्र के लोग हैं वो कपड़े की बुनाई का काम अब करने लगे हैं। दूसरा हमको जो सबसे बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा, जो आखेट है, का महत्व धीरे-धीरे कम हो जाएगा और पशुपालन लोग ज़्यादा मात्रा में करने लगेंगे। बुर्ज में आप देखेंगे कृषि को उतना प्रेफ़रेंस नहीं है, पशुपालन की प्रेफ़रेंस उतना ज़्यादा नहीं है। लोग ज़्यादा क्या कर रहे हैं? आखेट करके अपना भोजन बना रहे हैं। लेकिन गुफकराल में जो आपको परिवर्तन मिल रहा है, लोग अब पशुपालन की तरफ ज़्यादा बढ़ने लगे हैं। एक हम क्षेत्र देख लेते हैं, स्वात घाटी का क्षेत्र है। इसके कुछ स्थल हैं। पीछे हमने देख लिया था कश्मीर घाटी के बहुत सारे क्षेत्रों को, अब हम देख रहे हैं स्वात घाटी के क्षेत्र। तो इसमें जो आपको प्रमुख स्थल मिलेंगे, जिसमें आपको लोएबन, अलीग्राम, पीरकोट, हुंडई, हिरारी, लाल बटाई, ये सारे क्षेत्र आपको देखने को मिलेंगे। कहाँ पे? स्वात घाटी के क्षेत्र में। ये सभी स्थल शव दफनाए जाने की प्रथा के कारण फेमस है। मतलब इनमें शव दफनाए की कुछ ना कुछ अलग प्रथा मिल रही है, जिसके कारण ये बहुत फेमस है। जैसे क्या होगा? कुछ में संकुचित समाधान होगा, कुछ में आंशिक समाधान होगा, कुछ में पात्र समाधान होगा, कुछ में बहुल समाधान होगा, कुछ में पूर्ण दाह संस्कार देखने को मिलेगा। तो शव को दफनाए जाने की अलग-अलग परंपराएँ आपको इन क्षेत्रों में देखने को मिलेंगी। कहाँ पे? स्वात घाटी में। अब इसमें आप समझिए, कुछ में क्या होगा? शव को पूरी तरह से क्या करेंगे? जला देंगे। कुछ में शव को आधा जलाएँगे और आधा इसको दफना देंगे। कुछ-कुछ सिर्फ़ शव को दफनाने की प्रथा भी आपको देखने को मिल सकती है। तो शवों को दफनाने की जो अलग-अलग विधि है, वो हमको यहाँ पे मिलेगी और पूर्ण दाह संस्कार भी हमको यहाँ देखने को मिलेगा। कहाँ पे? स्वात घाटी के क्षेत्र में। लोएबन और अलीग्राम से गेहूँ और जौ का भी साक्ष्य मिल रहा है। अब हमको इस क्षेत्र से कृषि का भी साक्ष्य मिलने लगा है। तो स्वात घाटी का क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण हो जा रहा है, उपकराल में आपने देखा था आपको क्या मिल रहा था? पशुपालन का साक्ष्य मिल रहा था। यहाँ आप स्वात घाटी के क्षेत्र में क्या देख रहे हैं? आपको कृषि का साक्ष्य मिलने लगेगा। उसके बाद हम राजस्थान क्षेत्र में अगर देखें, तो राजस्थान में आप देखें, गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति है। तो गणेश्वर स्थल है और ये कहाँ मिल रहा है? जोधपुरा के आसपास या जोधपुर के आसपास के एरिये में। ये राजस्थान के पूर्वी हिस्से में केंद्रित है। कौन सी संस्कृति? गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति। इस संस्कृति का क्षेत्रीय केंद्रीकरण ताम्र अयस्क से जुड़े बालेश्वर और इतड़ी जैसे स्थानों से जुड़ा है। मतलब जो आपकी गणेश्वर संस्कृति या जिसको गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति कह रहे हैं, ये एक तो संस्कृति है ताम्रपाषाण की। मतलब तांबे का उपयोग यहाँ अब होने लगा है तेजी से। क्यों? क्योंकि खेतड़ी की खान आप देखेंगे के आसपास ही है। बागेश्वर की खान भी इसके आसपास है। खेतड़ी की खान तो आज तक मौजूद है। तो इस संस्कृति का जो केंद्र है, वो क्या हो गया है? ताम्र अयस्क इसका केंद्र हो गया है और उसके तहत इसका विकास हो रहा है। उसके अलावा आप एक दूसरा स्थान देखेंगे, इस जोधपुरा की बात की जा रही है। उसमें आप ध्यान रखेंगे कि ये साहिबा नदी के किनारे पर स्थित है। तो पूछा जा सकता है और ऐसा बार-बार पूछा भी जाता है कि कौन-सा क्षेत्र किस नदी के किनारे पे है। बृहस्पत जोधपुरा संस्कृति एक बड़ी संस्कृति है, इसलिए जोधपुर आप ध्यान रखेंगे इस साहिबा नदी के किनारे पे स्थित है। यहाँ से नारंगी और लाल रंग के मृदभांड आपको मिलते हैं। कहाँ से? जोधपुरा से। तो मृदभांडों में अब आपको वैरायटी भी देखने को मिल रही है रंगों में। पहले आपको मृदभांड मिलेंगे जो बिल्कुल सादे होंगे, फिर आपको काले मृदभांड मिलेंगे, फिर आपको चित्रित धूसर मृदभांड मिलेंगे, मतलब उन मृदभांडों पे कुछ कलाकारी होगी। फिर अलग-अलग रंग से चित्रकारी आपको देखने को मिल रही है मृदभांडों में। तो यहाँ जो मृदभांड मिल रहे हैं वो कौन से मिल रहे हैं? नारंगी और लाल रंग के
मृदभांड मिले हैं। उसके अलावा गणेश्वर की पूरी संस्कृति है, एक तो देखिए गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति जो एक पार्ट हो गई। गणेश्वर अगर हम पूरी संस्कृति को देखें, तो इसकी 3 अवस्थाएँ पाई गई हैं, इसकी गणेश्वर संस्कृति। पहली में क्या देखेंगे कि लोग आखेटक संग्राहक समुदाय होंगे। दूसरी में आप देखेंगे कि धात्विक प्रयोग वाले लोग होंगे, मतलब धातु का उपयोग करेंगे। और तीसरी में आप देखेंगे कि यहाँ मृदभांडों की संख्या बढ़ जाएगी। तो गणेश्वर संस्कृति ओवरऑल एक बहुत बड़ी संस्कृति है। उस संस्कृति का एक पार्ट है जोधपुरा संस्कृति। गणेश्वर संस्कृति का एक पार्ट है जोधपुरा संस्कृति। जोधपुरा संस्कृति को हमने देख लिया, उसके बाद हमने गणेश्वर संस्कृति भी समझना चाहा कि दरअसल ये आखेटक संग्राहक, फिर धातु का उपयोग करने वाले लोग, फिर मृदभांडों का उपयोग करने वाले लोग, तो कई लेयर्स में ये संस्कृति पाई गई है। एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि जोधपुरा से जो आपको तांबे का उपयोग तो मिल रहा है, लेकिन तांबे को गलाने का साक्ष्य नहीं मिल रहा है। अब ये लोग तांबा तो उपयोग कर रहे हैं, पर उस स्तर का नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं जिस स्तर का तांबा इस्तेमाल करेंगे हड़प्पा सभ्यता के लोग। तो यहाँ पे आपको ये चीज बिल्कुल ध्यान रखनी होगी। एक ये भी अनुमान लगाया जाता है कि हो सकता है जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं, उन्होंने जो गणेश्वर संस्कृति के स्थान है जहाँ तांबा मिल रहा है, वहां से तांबा लिया हो और उस तांबे को गला के उसका उपयोग किया हो। लेकिन तांबा गलाने की संस्कृति गणेश्वर स्थलों में नहीं मिल रही है, जबकि तांबा गलाने की संस्कृति आपको कहाँ मिलेगी? हड़प्पा सभ्यता में। अगर हम राजस्थान के ही एक और संस्कृति को देखें, जिसको बोलते हैं आहार और बनास संस्कृति। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में उदयपुर और जयपुर के बीच बनास और पीड़च नदी घाटी में स्थित ये संस्कृति। तो आहार संस्कृति भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने गणेश्वर संस्कृति देखी। इसके कुछ स्थल आपको मध्य प्रदेश के मालवा पठार से भी मिले हैं। अब देखिए, आपको ये समझना होगा कि इसके कल्चर का पार्ट ट्रांसफर होगा। मतलब जो कल्चर आपको मिलेगा राजस्थान में बनास और पीड़च नदी घाटियों के मध्य, यही कल्चर आपको देखने को कहाँ मिलेगा? मध्य प्रदेश के मालवा के पठार। तो इसलिए इंटरलिंक करते हैं इन दोनों को आपस में कि ये आहार संस्कृति का ही एक विस्तृत रूप है या विस्तृत क्षेत्र है। इसके जो 3 प्रमुख स्थल हैं वो हम देखेंगे, एक तो आहार हो गया, दूसरा घिलिंद हो गया, तीसरा जो आप देखेंगे वो बालाथल है। तो ये आहार संस्कृति के या बनास संस्कृति के प्रमुख 3 स्थल है। अगर हम देख ले आहार, घिलुन तथा बालाथल, ये जो 3 फेमस स्थल हैं इनके बारे में, तो एक तो आहार का सर्वेक्षण कब हुआ? 1953-54 में। घिलुन का सर्वेक्षण कब हुआ? 1959 और 60 में। और बालाथल का सर्वेक्षण कब हुआ? 1994 और 98 के बीच। सबसे पहले किसको ढूँढा गया? आहार को, फिर ढूँढा गया घिलुंद को और उसके बाद ढूँढा गया बालाथल को। आहार के विषय में अगर हम देखें तो आहार संस्कृति की विशेषता जो है इसके कृष्ण तथा कृत्रिम मृदभांड है। इन पे क्या हो रहा है? रेखी और सफेद बूंदी वाले डिजाइन मिले। तो इनके जो मृदभांड है वो कृष्ण मृदभांड मिल रहे हैं, मतलब काले मृदभांड मिल रहे हैं, लेकिन उन पे जो रेखाएं बनाई गई है, पे जो सफेद कलाकारी की गई है, बूंदियां बनाई गई है, वो इसकी प्रमुखता है या वो इसकी विशेषता है। उसके बाद हम देखेंगे आहार में जो मिट्टी के मकान हैं, उनके आधार पत्थरों से बनाए जाए। आहार संस्कृति में अब धीरे-धीरे मकानों का जो निर्माण किया जा रहा है, उसके बेस को मजबूत करने ये पत्थरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके बाद आप देखेंगे आहार संस्कृति का एक बहुत फेमस एग्जांपल, इसमें बहुमुखी चूल्हे आपको देखने को मिलेंगे। मतलब एक चूल्हे के कई सारे मुख हैं, कई दिशाओं से उसको उपयोग किया जा रहा है। ये कल्चर भी आपको देखने को मिलेगा। आज भी आप देखिए राजस्थान के क्षेत्र में चूल्हे का उपयोग देखिए तो उसमें कई मुँह वाले चूल्हे आपको देखने को मिलेंगे। तो ये कहीं न कहीं उस सभ्यता का ही विस्तार है, जो आज भी चला आ रहा है। और आहार संस्कृति का जो आप सबसे बड़ा प्रमाण देख रहे हैं कि यहाँ तांबे को गलाने का साक्ष्य मिल रहा है। इससे पीछे आपने देखा, जब हम गणेश्वर स्थल की बात करें, वहाँ तांबे को गलाने का प्रमाण नहीं मिल रहा था, लेकिन आहार में आपको तांबे को गलाने का साक्ष्य भी मिलेगा। और लोहे का छल्ला भी यहाँ से मिल रहा है, मतलब अब यहाँ पे आपको कहीं न कहीं लोहे के प्रमाण भी देखने को मिल रहे हैं। गणेश्वर स्थल में आपको लोहे का प्रमाण नहीं मिला था, यहाँ पे आपको लोहे का प्रमाण मिलेगा। यहाँ तक कि आप सिंधु घाटी सभ्यता में भी जाएँगे तो वहाँ भी लोहे का बहुत लिमिटेड उपयोग मिलेगा और कम स्थानों पे आपको लोहे का उपयोग देखने को मिलेगा। तो और जो सामान्य अवधारणा बनेगी सिंधु घाटी सभ्यता को लेके, कि वहाँ लोहे का उपयोग नहीं किया जाता था और कम से कम लोहा मुख्य धातु तो बिल्कुल नहीं था। लेकिन यहाँ आप आहार संस्कृति में देख रहे हैं कि यहाँ लोहे का उपयोग किया जा रहा है। तो इस तरह से आप डिफरेंशिएट करते चलिए जिसकी मदद से आपको याद करने में आसानी होगी। हम गिलुन की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमको क्या भंडारण गर्त मिलते हैं। हमने बुर्जहुम की बात की, बुर्जहुम में हमको गर्तावास मिल रहे थे, लेकिन वो गर्तावास रहने के लिए थे या भंडारण के लिए ये हम तय नहीं कर पा रहे।
लेकिन जो गिलुंद में हमको गर्तावास मिल रहे हैं, उनका उपयोग हम किस लिए कर रहे हैं? भंडारण के लिए, मतलब खाद्यान्न उत्पादों को सुरक्षित रखने के लिए कर रहे हैं। यहाँ के जो टेराकोटा और खिलौने मिल रहे हैं, उनमें क्या है, पशुओं की मूर्तियाँ मिल रही हैं। खिलौनों में हमको पशुओं की मूर्तियाँ मिल रही हैं, इसमें कुबड़दार और लंबे सींगों वाला वृषभ भी मिल रहा है। अब ये वो जानवर है जिसकी पूजा कहाँ की जा रही है? सिंधु घाटी सभ्यता में भी। तो गिलुंद से भी ये अनुमान लगाया जाता है। क्या गिलुंद के लोग सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हैं? उसके बाद जो तीसरा स्थल है बालाथल, अगर हम उसको देख लें, तो हमको क्या मिल रहा है यहाँ पे? बड़े पैमाने में पशुओं की हड्डियाँ मिल रही हैं। गेहूँ, जौ, बाजरा, चना, मूँग, मटर, बेर के साथ ये सारी चीज़ें हमको मिल रही हैं। मतलब अब हमको जो वैरायटी है खाने में, या हम कहें कि जो खाद्यान्न उत्पाद है, उनमें जो वैरायटी है, वो हमको देखने को मिल रही है। कहाँ से? बालाथल से। तो गिलुंद में आपने क्या देखा? एक तो पशुओं की मूर्तियाँ यहाँ बहुत फेमस है। वृषभ का चित्र आप देख रहे हैं, भंडार गर्त आप देख रहे हैं। आहार में आप क्या देख रहे हैं? बहुमुखी चूहे देख रहे हैं। पत्थर के बेस बनाए जा रहे हैं मकानों में। तांबा गलाने का प्रमाण मिल रहा है। कहाँ से? आहार से। और लोहे का उपयोग आपको देखने को मिल रहा है कहीं न कहीं आहार से। तो इस तरह से जो आहार, गिलुंद और बालाथल की संस्कृति, या आहार संस्कृति जो पूरा क्षेत्र है, उसमें आपको बड़े परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। और आहार संस्कृति के कुछ प्रमाण तो आपको, जैसे मैंने पहले बताया, आज भी देखने को मिल रहे हैं। जो बहुमुखी चूल्हे हैं, वो आज भी आपको देखने को मिल रहे हैं राजस्थान के बहुत सारे क्षेत्रों में। बालाथल में एक चीज़ अगर हम और देख लें, जो यहाँ पे अनाज है, उनको पत्थर से बने जातों में पीसा जाता है। तो अब इंसान ने ये भी सीख लिया था कि पत्थर से बने जातों से कैसे हम अनाज को पीस सकते हैं। तो ये साक्ष्य भी हमको कहाँ मिल रहा है? तो अगर हम मैप में इन स्थानों को देखना चाहें, तो आप देखिए, ये संस्कृति तो बहुत बड़ी है। लेकिन जिन स्थानों की हमने बात की, उसमें आप एक देखिए, एक तो आपका गिलिंद हो गया, दूसरा आपका जो स्थान हुआ वो आपका बालाथल हो गया, और तीसरा जो सबसे प्रमुख स्थान वो कौन-सा? आहार है। तो मैप में भी आप इस स्थानों को देखते चलिए। और हम किन स्थानों की बात कर रहे हैं? हम राजस्थान के इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं। तो राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है, हम उस क्षेत्र की बात कर रहे हैं। और उस क्षेत्र में भी हम सबसे फेमस किसकी बात कर रहे हैं? आहार की, बालाथल की और गिलिंद की। और ये क्षेत्र कहाँ है? और ध्यान में याद रखिए कि चित्तौड़गढ़ के आसपास की ये क्षेत्र है। तो इस तरह मैप के माध्यम से आप आइडिया लगा लेंगे कि किस क्षेत्र की बात की जा रही है, जिससे आपको आसानी होगी इन स्थानों को समझने में और इनकी संस्कृति को समझने में। आगे अगर हम देखें, तो ये जो ताम्रपाषाण संस्कृति का क्षेत्र है, इसका जो मालवा क्षेत्र है, तो हमको यहाँ क्या मिल रहा है? यहाँ हमको कृषि संस्कृति भी देखने को मिल रही है। इसमें हमको कुछ प्रमुख संस्कृति मिलेंगी, जैसे कायका संस्कृति, आहार संस्कृति का भी हमको यहाँ विस्तार देखने को मिलेगा। तो देखिए, आहार संस्कृति आपको मुख्यतः कहाँ मिल रही है? राजस्थान के क्षेत्र में मिल रही है। लेकिन इस संस्कृति का विस्तार होगा, इसकी पद्धतियों का विस्तार होगा कहाँ पे? अन्य क्षेत्रों में भी। आपको मालवा क्षेत्र में भी देखने को मिलेगा आहार संस्कृति के साक्ष्यों को। कायका संस्कृति के बारे में अगर हम देखें, तो तीसरी सहस्त्राब्दी के उत्तरार्ध में ये संस्कृति प्रारंभ होती है। कौन सी संस्कृति? कायका संस्कृति। इसका नामकरण जो हुआ है, वो उज्जैन के कायथा नामक स्थान के आधार पे हुआ है। तो उज्जैन में कौन-सा स्थान है? कायथा, उसी स्थान के नाम पे, या वहीं से ये संस्कृति ओरिजिनेट हुई, उसके नाम पे इस संस्कृति का नाम रख दिया गया क्या? कायथा संस्कृति। उसके बाद अगर हम इस कायथा संस्कृति को देखें, तो जो चंबल की एक सहायक नदी है काली सिंधी, उसी के प्रवाह क्षेत्र के आसपास की ये संस्कृति है। कायका संस्कृति किस लिए फेमस है? तो ये अब क्या कर रहे हैं, कि अब चाक पे बर्तनों का निर्माण कर, पहले आप देख रहे थे हाथ से बर्तनों का निर्माण हुआ। लेकिन कायका संस्कृति की विशेषता क्या है? ये लोग चाक से बर्तनों का निर्माण करेंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे घोड़ों के साक्ष्य आपको मिलेंगे। और घोड़े भी किस रूप में? पालतू रूप में घोड़े पाले जाएंगे। तो कायथा संस्कृति के लोग घोड़े को पालतू जानवर के रूप में पाएंगे। इसके साथ आप देखेंगे, हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की, तो वहां के लोग घोड़े को नहीं पालेंगे, लेकिन कायथा संस्कृति के लोग क्या करेंगे? घोड़े को एक पालतू पशु के रूप में पालेंगे। और यहाँ के लोग संभवतः कछुआ खाते हैं, क्योंकि उस क्षेत्र में कछुआ को मिलता था, तो भोज्य पदार्थ के रूप में कछुए का उपयोग किया होगा। इस तरह के भी साक्ष्य हमको मिलता है। दूसरा हम देख रहे हैं, जो जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, वो तकनीकी क्षेत्र में। अब ये लोग तांबे को बहुत ही अच्छे तरीके से गला पा रहे हैं। आप सिंधु घाटी सभ्यता में भी देखेंगे कि तांबे को गलाएँगे, उनसा उनका एलॉय बनाएँगे। लेकिन जो एडवांसमेंट है टेक्निकल, वो कहाँ से मिलेगा? कायथा संस्कृति से आपको देखने को। अनुमान ये लगाया जाता है कि यहाँ पे आपदा कोई आई, जिसके कारण यहाँ के लोगों ने एकदम से इस स्थान को छेड़ दिया, और बाद में इन्हीं स्थानों पे क्या हुआ, आहार और बनास संस्कृति डेवलप हो गई। तब पहले यहाँ पे कायथा लेकिन कोई आपदा आई जिसके कारण इस स्थान को लोगों ने छोड़ दिया, और धीरे-धीरे इन्हीं स्थानों पे क्या हुआ, जो आपकी आहार संस्कृति है और जो आपकी बनास संस्कृति है, उसका डेवलपमेंट हो गया।
इसके बाद हम पश्चिम दक्कन में देखेंगे अगर, खास करके इसके तापी घाटी के क्षेत्र में देखेंगे, तो आपको एक संस्कृति मिलेगी जिसको बोल रहे हैं सवालदा संस्कृति। कौन-सी संस्कृति? सवालदा संस्कृति। आपको डिफरेंट संस्कृति इसमें देखने को मिल रही है, अलग-अलग स्थानों पे जो डेवलप हो रही है। इस संस्कृति में आप देखेंगे सबसे क्या है फेमस, इसके जो मृदभांड है, चॉकलेट रंगीन मृदभांड आपको मिल रहे हैं। मतलब अब मृदभांडों में आपको और ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। आप काले मृदभांड से रंगीन मृदभांड पे गए, रंगीन मृदभांड से आप चॉकलेट रंगीन मृदभांड पे जा रहे हैं और ये आपको कहाँ मिल रहा है? सवालादा संस्कृति में। इसमें भी आप देखेंगे, इसका एक प्रमुख जो केंद्र आपको मिलेगा, एक तो आपको सवालादा स्वयं मिल जाएगा, दूसरा जो केंद्र मिलेगा वो कायथो मिलेगा आपको और ये भी क्या है इस 20 हेक्टेयर आकार की क्षेत्र है। तब कायथो संस्कृति भी आपको साथ में मिल जाएगी, कायथा नहीं है ध्यान रखिएगा, ये काउथे है। तो इस संस्कृति का भी आपको प्रमाण मिल जाएगा कहाँ पे? सवालादा संस्कृति के क्षेत्र में ही। अगर हम दाइमाबाद को देखें तो महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में गोदावरी की एक सहायक नदी है जिसको बोलते हैं प्रवर नदी, उसके किनारे पे स्थित है कौन? दाइमाबाद। यहाँ से हमको मिट्टी के क्या मिलते हैं? बहुकक्षी मकान मिलते हैं। मतलब ऐसे मकान हमको मिल रहे हैं जिसमें बहुत सारे कमरे हैं और लेकिन वो बने किसके हैं? मिट्टी के। और ये प्रमाण हमको कहाँ से मिल रहा है? दाइमाबाद से। यहाँ के एक घर से आपको पत्थर की बनी हुई लिंग आकार की कोई वस्तु मिली है। मतलब अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या लिंग पूजा का प्रावधान है? इस चीज का प्रमाण मिलता है। क्योंकि आप सिंधु घाटी सभ्यता में देखेंगे, आपको पशुपति की मूर्ति तो शायद कहीं न कहीं देखने को मिल जाएगी, लेकिन लिंग पूजा का कोई प्रमाण नहीं मिलेगा। लेकिन दाइमाबाद में आपको क्या मिलेगा? सबसे पहला लिंग पूजा का प्रमाण मिल रहा है। अब हम देखेंगे जो मध्य गंगा का मैदान है और जिसका पूर्वी भारत का क्षेत्र है, उसमें कैसे ताम्रपाषाण संस्कृति डेवलप हो रही है। तो इसमें जो प्रमुख स्थान है वो है सोहगौरा। सोहगौरा देखेंगे तो ये गोरखपुर जिले में स्थित है। ताप्ती और आमी नदियों के संगम पर बसा ये क्षेत्र है। उत्तरी बिहार में अगर आप देखेंगे, तो उत्तरी बिहार में चिराग, सिनवार, केचर, कुतुबपुर, मनेर और ताराडीह नामक स्थान है। चिराग में आप देखेंगे कि तो मृदभांडों को लाल तथा गेरुआ रंग से रंगा जा रहा है, जिसके चमकीले बाहरी हिस्सों पर रेखी और ज्यामिति डिजाइन बनाई जा रही है। तो चिराग में जो आपको मृदभांड मिल रहे हैं, कौन से? लाल और गेरुए रंग के मृदभांड मिल रहे हैं और इस मृदभांड के बाहर जो डिजाइनें बनाई जा रहे हैं, वो कौन सी? देखिए और ज्यामिति डिजाइनें बनाई जा रही हैं। मतलब क्या ज्यामिति का भी यहाँ पे शोध हो चुका है? क्योंकि आप ज्यामिति डिजाइन कैसे बनाएँगे जब आपको इनके बारे में पता होगा। तो क्या इस संस्कृति के लोगों को ज्यामिति का भी ज्ञान है? इस बात का भी प्रमाण यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन जो हैरान करने वाली बात यहाँ मिलती है कि यहाँ तांबे का प्रमाण नहीं मिलता। कहाँ पे? उत्तरी बिहार में। इसका एक क्षेत्र आप देखेंगे खेचर और कुतुबपुर, ये भी उत्तरी बिहार में है। यहाँ से आपको नवपाषाण संस्कृति के प्रमाण मिलेंगे। तेनुआर क्षेत्र आप देखेंगे, आसाराम के निकट ये क्षेत्र है। यहाँ से आपको नवपाषाण, ताम्रपाषाण, उत्तरी कृष्ण चमकीला मृदभांड तथा प्रारंभिक शताब्दी तक के अवशेष मिलेंगे। नवपाषाण से इस प्रारंभ होके प्रारंभिक शताब्दी तक के अवशेष आपको कहाँ से मिल रहे हैं? सेनुआर से। ये कहाँ पे है? उत्तरी बिहार में। यहाँ से आपको मछलियों की हड्डियां नहीं मिलेंगी, क्योंकि यह नदी के किनारे पर स्थित देश है। अब ऐसा कैसे हो सकता है? नदी के किनारे पे स्थित यह स्थान है और यहाँ से हड्डियां नहीं मिल रही हैं। इसका कारण हो सकता है कि जो आपकी धर्म की अवधारणा है, वो क्या डेवलप हो चुकी है, तो धार्मिक मान्यताओं को मानने लगे हैं। उसके आधार पे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हो सकता है इस वजह से लोगों ने यहाँ मछलियाँ खाना प्रेफ़र ना किया हो। तो हम क्या एक धार्मिक मान्यता के का भी एंगल यहाँ पे देखने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से आप क्या देखेंगे तो आपको शंख के आभूषण मिलेंगे, पीएस के 25 मनके मिलेंगे, ठीक है? टेराकोटा मिलेगा, पतले छिद्र वाली चकरी मिलेगी, कपड़ा बुनने वाली तकली मिलेगी। तो आपको बहुत सारी एडवांस चीज़ें यहाँ से मिलेंगी, कहाँ से? सिनवार से, जो वर्तमान समाज की भी आवश्यकताएँ हैं। ठीक है? अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कपड़ा बुनने की जो आपकी तकलीफ मिल रही है, इससे आप कहीं न कहीं अनुमान लगा सकते हैं कि क्या इस समाज ने कपड़े की बुनाई का काम भी सीख लिया है। शंख के आभूषण मिल रहे हैं और शंख आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में बहुत फेमस है, मतलब हिंदू धर्म में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरे मछलियों की आपकी हड्डियाँ नहीं मिल रही हैं, तो क्या ये धार्मिक केंद्र एक था? क्या धर्म यहाँ प्रमुख भूमिका में था, लोगों के जीवन की पद्धतियों में? इस चीज़ के भी साक्ष्य हमको मिल रहे हैं। उसके बाद हम ताराडीह की बात करें तो ताराडीह की बोध गया के पास स्थित और ये क्या है? नवपाषाण कालीन स्थल है। तो ताराडीह भी हमको देखने को मिलेगा कहाँ पे? बिहार क्षेत्र में। अगर मैप में हम इन क्षेत्रों को देखना चाहें, तो आप देखिए चिरांद हमने देखा बहुत फेमस है। फिर हमने देखा सिनवार की बात हमने की, हमने नरहर की बात की,
एराडी आप देखेंगे सोग हो रहा है, ठीक है? उसके बाद आप देखेंगे कुलडीहवा। इस तरह से आपको जो मध्य गंगा घाटी का मैदान का क्षेत्र, उसमें भी आपको बहुत सारी ग्रामीण बस्तियाँ देखने को मिल रही है और ये बस्तियाँ किससे संबंधित है? ताम्रपाषाण युग से। अगर हम दक्षिणी भारत में देखें, तो दक्षिणी भारत में हमको जो प्राचीनतम साक्ष्य मिल रहा है, वो 2900 से 2400 ईस्वी के मध्य का मिल रहा है और उसमें भी क्या? उतरनूर, अल्वोय, कोडेकाल और वाटगल में हमको स्थल देखने को मिल रहे हैं। जो दक्षिणी पूर्वी तटीय क्षेत्र में, उनमें क्या हो रहा है कि नवपाषाण केंद्रों का अभाव है, जबकि पुरापाषाण तथा मध्य पाषाण काल के क्षेत्र हमको मिल रहे हैं। जो साउथ ईस्ट का क्षेत्र है, वहां पे आपके साथ क्या हो रहा है कि आपको नवपाषाण काल के केंद्र नहीं मिल रहे हैं, लेकिन पुरापाषाण काल और मध्य पाषाण काल के केंद्र आपको मिल रहे हैं। दक्षिण भारत में किसी भी स्थल से ताम्र प्रगलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपको याद रखना होगा। जो हमको दक्षिण भारत में क्षेत्र मिलेंगे, ये तांबा गलाने का कोई प्रमाण हमको नहीं मिल रहा है। हमको जो 2 सबसे फेमस नवपाषाण काल के स्थल मिलते हैं, एक तो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच का रायचूर दोआब और दूसरा भीमा और कृष्णा नदियों के बीच का शोरपुर दोआब। तो रायचूर दोआब और शोरपुर दोआब, ये हमको 2 प्रमुख स्थान मिलते हैं कहाँ पे? दक्षिण भारत में, जो नवपाषाण काल के स्थल हैं। वैसे अगर हम देख रहे हैं, तो दक्षिण भारत में हमको नवपाषाण काल के साक्ष्य कम देखने को मिल रहे हैं। पुरापाषाण काल के कुछ साक्ष्य मिल रहे हैं, मध्य पाषाण काल के साक्ष्य मिल रहे हैं। तो जो नवपाषाण काल का साक्ष्य है, और खासकर जो ताम्रपाषाण काल की सभ्यता है, उसका प्रमाण कम देखने को मिल रहा है। लेकिन हमने देखा कि 2 स्थल हैं, जिनके नवपाषाण कालीय स्थल कहा जा सकता है। एक तो रायचूर दोआब, दूसरा शोधपुर दोआब। अगर हम वाटगल की बात करें, दक्षिण भारत में वाटगल एक बहुत फेमस स्थल है। तो ये कर्नाटक के क्या है? रायपुर जिले में स्थित है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि गड्ढों का प्रयोग किया जा रहा है, किसके लिए? अनाज को संग्रहित करने के लिए। तो गर्तावास जैसी व्यवस्था यहाँ भी देखने को मिल रही है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे कि दक्षिण एशिया में सुपारी और कसेली के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिल रहे हैं। तो जो सुपारी का साक्ष्य हमको मिल रहा है, सबसे पहला मिल रहा है वाटगल में मिल रहा है। एक नई विशेषता है कि यहाँ की जो समाधि है, उसपे मृदभांड भी शामिल हो गए। जो आप बुर्ज होम में देखेंगे, वहां के सावधान में क्या मिल रहा था आपको? मालिक के साथ कुत्ता दफनाया जा रहा था और उस उपयोग की वस्तुएं रखी जा रही थी, दैनिक उपयोग की वस्तुएं रखी जा रही थी। मृदभांड का साक्ष्य यहाँ मिलने का मतलब कि क्या पिंडदान जैसी कोई व्यवस्था यहाँ बन चुकी थी, उस बात का भी हमको प्रमाण मिलेगा। दूसरा स्थल अगर हम देख लें बुधिहाल को, तो ये कहाँ? ये भी कर्नाटक में है और कर्नाटक में भी कहाँ पे? गुलबर्गा जिले में है। यहाँ से हमको क्या मिल रहा है? राख के टीले मिले हैं। बुधिहाल से हमको राख के टीले मिल रहे हैं। गड्ढों तथा घड़ों में दफनाए गए 10 शिशुओं के शव हमको मिले हैं। अब यहाँ पे देखिए, क्या शिशु बलि जैसी परंपरा प्रारंभ हो गई? इसका साक्ष्य हमको कहाँ मिल रहा है? बुधिहाल से मिल रहा है। या फिर एक साथ इतने शिशु किसी महामारी की वजह से मिले हैं, इस चीज की भी आशंका लगाई जा सकती है। और दूसरी आशंका जो लगाई जा रही है, वो शिशु बलि की आशंका लगाई जा रही है। यहाँ से हमको क्या मिल रहे हैं? सामुदायिक स्तर पर भोजन निर्माण का प्रमाण, तो सामुदायिक भोज जैसी व्यवस्था मिल रही है, इस बात को भी हमको प्रमाण मिल रहा है। तो भोज जैसी व्यवस्था और शिशु बलि की परंपरा, इन दोनों का आपस में कनेक्शन हो सकता है। इसी कारण जो बुधिहाल वाला स्तर, इसको जो धार्मिक आडंबर यहाँ पे प्रारंभ हो चुके हैं कि बहुत बड़े भोज दिए जाएँ, शिशु बलि दी जाए, तो धर्म की बुराइयाँ जो आपको देखने को मिल रही है, ये कहीं न कहीं आपको बुधिहाल स्थल से देखने को मिल रही है। तो हम जिन स्थलों की बात कर रहे थे, उनमें देखिए, एक तो आपका ये हो गया बुधियाल वाला स्थल, दूसरा आपका स्थल हो गया वाटगल वाला स्थल, ठीक है? और ये कहाँ दोनों स्थल हैं? कर्नाटक क्षेत्र में। तो हम नवपाषाण काल के या ताम्रपाषाण काल के कुछ स्थलों को देख रहे हैं, जो दक्षिण भारत में भी आपको मिल रहे हैं। तो आपने देखा, राजस्थान के क्षेत्र में भी आपको मिल रहा है, उत्तर भारत के क्षेत्र में भी आपको देखने को मिल रहा है। गणेश्वर संस्कृति यहाँ राजस्थान में मिल रही है, कायथा संस्कृति मिल रही है, फिर कायथा संस्कृति का आप डेवलपमेंट भी देख रहे हैं। उसके बाद आप दक्षिण भारत में भी देख रहे हैं कि आपको ताम्रपाषाण काल की सभ्यता में देखने को मिलेगी। तो अगर हम मोटा-मोटा समझना चाहें, कि जो प्रारंभ में किसान बने, उनका जीवन कैसा था? तो स्टार्टिंग के किसान हैं, उनका जीवन कैसा है? तो हम देख पाएँगे कि इनमें जो डेवलपमेंट हो रहा है, वो ये हो रहा है कि पहले ये आखेट करने वाले लोग हैं, लेकिन अब आखेट के साथ संग्राहक लोग भी ये बन जाते हैं। उसके बाद देखते हैं कि कुछ किसान ऐसे होंगे जो किसान आखेट के साथ संग्राहक करेंगे, कुछ किसान ऐसे होंगे जो संग्राहक मुक्ता होंगे, मतलब मुक्ता ये फूड स्टोरेज का काम करेंगे, फूड ज़्यादा रखेंगे, उसके साथ आखेट करेंगे। लेकिन कुछ किसान आप देखेंगे, उनकी मुख्य भूमिका में क्या होगा? आखेट करना होगा,
लेकिन उसके साथ-साथ वो खाद्यान्न का भी उत्पादन करेंगे। मतलब फूड और आर्केड में, खाद्यान्न में और आर्केड में ये लोग प्रेफ़रेंस किसको देख रहे हैं, वो समाज हमको देखने को मिलेगा। क्योंकि ना तो एकदम से खाद्यान्न को सब अपना लेंगे, ना ही एकदम से आर्केड को लोग छोड़ देंगे। तो आर्केड और खाद्यान्न उत्पादन, दोनों एक साथ कहीं न कहीं चल रहा है। उसके बाद आप देखेंगे कि किसानों का जो अब भोजन होगा वो क्या होगा? अधिक पौष्टिक और स्वास्थ्यपरक हो जाएगा। मतलब किसानों का जो खाने का तरीका है वो बदलेगा। वो प्रेफ़रेंसेस उनके पास मिल जाएँगी, कई सारे ऑप्शंस मिल जाएँगे। चाहे तो आखेट करके खाएँ, चाहे तो वो खाद्यान्न उत्पादन मतलब फसलों से पैदा अनाज को खाएँ, तो उनके पास ऑप्शन है। अब उसमें वो बेटर को चूज़ कर पा रहे हैं। सबसे बेस्ट जो है उनके लिए उसको चूज़ कर पा रहे हैं। दूसरे आप देखेंगे कि अस्थायी निवास बनेगी। जब अस्थायी निवास बनेगा तो ज़ाहिर-सी बात है सामाजिक नियम बनेंगे, सामाजिक सहभागिता बनेगी, लोग आपस में मिल-जुल के रहेंगे, लोग एक-दूसरे की परंपराओं को मानेंगे, लोग एक-दूसरे के विचारों को मानेंगे। तो जो समाज का निर्माण आप देखने को मिलेगा, कहीं न कहीं ताम्रपाषाण काल में आपको देखने को मिलेगा। और फिर यही धीरे-धीरे आप देख रहे थे कि जो धर्म की भावना है, तो जब समाज बन जाएगा, सामाजिक नियम बनेगा, तो उसी में आप धर्म की भूमिका को भी देखेंगे। और उसके बाद धर्म के साथ-साथ ही आप क्या देखेंगे? आडंबरों को भी देख सकते हैं। आपको आडंबर भी देखने को मिल सकते हैं। कब? जब धर्म की स्थापना हो जाएगी। फिर आप क्या देखेंगे कि समाज का क्या होगा? श्रेणीकरण हो जाएगा। समाज में लोगों को कुछ श्रेणियों में बाँट दिया जाएगा। जैसे मान लो कोई क्या है बनिया श्रेणी का है, जिसका काम क्या है? व्यापार करने का काम है। कोई किसान है, ठीक है? किसी का काम मांस का है, किसी का काम चमड़े का है, किसी का काम पूजा-पाठ का होगा। ठीक, तो इस तरह अलग-अलग लोगों का काम बँट जाएगा और समाज में क्या हो गया बहुत सारी श्रेणियाँ देखने को मिल जाएगी मतलब सामाजिक जटिलता धीरे-धीरे यहाँ से प्रारंभ हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले आप देख रहे थे एक व्यक्ति था, व्यक्ति अपनी निजी आवश्यकताओं के लिए था, फिर उसने परिवार बना लिया, परिवार के बाद अब परिवार की आवश्यकताओं के लिए काम कर रहा था, फिर वो परिवार क्या है किसी समाज में रह रहा है, अब धीरे-धीरे उसको समाज की आवश्यकताओं के अनुसार काम करना पड़ेगा। फिर बाद में आप देखेंगे राष्ट्र की संकल्पना आएगी धीरे-धीरे, है ना? तो वैसे समाज का विकास धीरे-धीरे होगा, लेकिन इस समाज में आप देखेंगे हम कहाँ तक पहुँच रहे हैं? हम समाज की बात कर रहे हैं कि अब एक सामाजिक अवधारणा स्थापित हो रहा है, समाज का श्रेणीकरण हो रहा है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि किसानों के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन हो रहा है और वो एक सामाजिक भूमिका बना पा रहे हैं इतिहास के परिप्रेक्ष्य में। तो इस वाली वीडियो में आपने एक मोटा-मोटा समझा कि जो ताम्रपाषाण काल युग है या जो किसान बनने का काल है, एक समाज आखेटक से किसान समुदाय में ट्रांसफर हो रहा है, खाद्य संग्राहक बन रहा है और विभिन्न संस्कृतियों का निर्माण हो रहा है। उसके विषय में हमने बहुत डिटेल से जान लिया है। तो आशा करता हूँ कि सारे तथ्य जो मैंने आपको बताने की कोशिश की, आपको समझ में आए होंगे। तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ आप लोग। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आपका हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।